डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास फिजिक्स पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 4 जो कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में है, इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 4.1 जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। अ कार ट्रेवल एट सेम स्पीड अराउंड टू कर्व्स विद डिफरेंट रेडियाई, फॉर विच रेडियस द कार एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रूव योर आंसर। तो बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है कि एक कार जो है वो मूव कर रही है दो डिफरेंट रेडियाई के सर्कल में। ठीक है, लेट्स से एक जो है वो बड़ा सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस ज़्यादा है, और दूसरा जो है वो छोटा सर्कल है। तो वो पूछ ये रहे हैं कि किस वाले सर्कल में, बड़े सर्कल में या छोटे सर्कल में, कार को ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो एक्सप्लेन करता हूँ अब मैं इसको जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सबसे पहले मैं फार्मूला आपके सामने डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ताकि हमें पता चले कि सेंट्रीपिटल फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है एम वी स्केयर ओवर आर। एम यहाँ पे क्या है, मैस, वी क्या है, वेलोसिटी या स्पीड आप कह सकते हैं, और आर क्या है, रेडियस। अब अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखते हैं तो as v is constant and mass is same for the both curves mean both circle, the centripetal force is inversely proportional to radius। यानी कि mass और velocity तो दोनों सर्कल में हमने सेम ही कंसीडर करनी है। अब दोनों सर्कल में मुख्तलिफ क्या है, डिफरेंट क्या है, सिंपल एक ही चीज़, और वो है रेडियस। ठीक है, बोथ कर्व्स का साइज़ जो है वो डिफरेंट है। तो अगर हम सिर्फ रेडियस से सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन देखें तो एफ सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। डायरेक्ट होती तो ऊपर लिखते, इन्वर्स है, उलट रिलेशन है, यानी 1/r है। ठीक है, ये इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट ये कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्स हैं। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी अगर रेडियस इंक्रीज़ करेगा, और अगर रेडियस डिक्रीज़ करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी। तो इट्स मीन स्मॉलर द रेडियस ग्रेटर द सेंट्रीपिटल फोर्स। जितना ये डिक्रीज़ करेगा उतना एफ इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम यूं ही एक्सप्लेन करते हैं कि इधर वाली साइड अगर इंक्रीज़ करेगी तो ये वाली साइड डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, और इन्वर्स इसका भी ऐसे ही है, अगर ये वाली साइड डिक्रीज़ करेगी यानी रेडियस डिक्रीज़ करेगा तो ये वाली साइड इंक्रीज़ करेगी। इट्स मीन स्मॉलर रेडियस जो है वो ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करेगा। सो कंक्लूजन, या बहुत ही शॉर्ट अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना सा आप लिख सकते हैं, द कार एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द कर्व विद द स्मॉलर रेडियस। और आगे ये लिखते हैं कि बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे जी। तो सी आर क्यू में जो सेकेंड सी आर क्यू है उसमें कहा जा रहा है, a ripe mango does not normally fall from the tree, but when the branch is shaken, the mango fall down easily. Can you tell the reason? जी, तो आपने डेली लाइफ में ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अक्सर दरख्तों से फल उतारने के लिए बच्चे जो हैं वो कंकर वगैरह, स्टिक्स वगैरह उन्हें मारते हैं, शेक करते हैं ब्रांचेस को। तो ये क्यों है? तो बेसिक इसका जो रीज़न है वो यूँ लिख सकते हैं, व्हेन द ट्री इज़ एट रेस्ट द मैंगो रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। ट्री रेस्ट में है तो मैंगो भी रेस्ट में है, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या है, बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है एनी मोशन। ठीक है, चेंज इन स्टेट को रेजिस्ट करने की किसी भी मैस या किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। बट व्हेन द ब्रांच इज शेकन सडनली द मैंगो टेंड टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट वाइल द ब्रांच मूव। ठीक है, अब अगर कोई उसको शेक करेगा तो ब्रांच जो है वो आपको पता है पतली सी होती है, मैंगो का अच्छा खासा वज़न होता है, तो ब्रांच जो है वो तो मूव कर जाती है, लेकिन मैंगो में मैस ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, यानी अपने आप को, अपनी शेप, अपनी पोजीशन को बरकरार रखने की ताकत मैंगो की ज़्यादा है। तो मैंगो टेंड टू रिमेन इन इट्स स्टेट, तो वो अपनी प्रीवियस स्टेट में ही रहने की कोशिश करता है, काजिंग अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैंगो एंड द ब्रांच। इसकी वजह से एक रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होता है मैंगो और ब्रांच के दरमियान। दिस ब्रेक द फोर्स होल्डिंग द मैंगो एंड इट फेल ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रांच तो मूव कर जाती है, मैंगो अपनी जगह पर रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी उस पॉइंट पे फोर्स लगती है जहाँ से ब्रांच और मैंगो अटैच्ड हैं, और इवेंचुअली क्या होता है कि वहाँ से वो ब्रेक हो जाती है फोर्स,
और मैंगो जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो कंक्लूजन में या शॉर्ट आंसर में यूँ लिख सकते हैं, द मैंगो फॉल ड्यू टू इनर्शिया एंड द अनबैलेंस फोर्स काज्ड बाय शेकिंग द ब्रांच। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो CRQ 4.3 है हमारे पास। क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स टॉपलिंग ओवर। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट बताना है स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, कि किस तरह से वो ऑब्जेक्ट्स को रोल ओवर करने से रोकता है, कि गिरने से बचाता है, उनको उल्टा होने से बचाता है। प्रोवाइड एन एग्जांपल वेयर एन ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट इट्स स्टेबिलिटी एंड एक्सप्लेन हाउ अल्टरिंग इट्स बेस ऑफ सपोर्ट कैन इन्फ्लुएंस स्टेबिलिटी। तो इसको हम यूँ एक्सप्लेन करेंगे बेसिक, कि स्टेबिलिटी जो है वो रेफ़र करती है एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स पोजीशन एंड रेजिस्ट टॉपलिंग। कोई चीज़ स्टेबल कब कंसीडर की जाती है, जबकि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करे, ठीक है, उसको उस पर अगर कोई फोर्स लगे तो भी वो अपनी पोजीशन पे ही रहे, ठीक है, और रेजिस्ट करे टॉपलिंग से, ठीक है। इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो गिरे ना, अगर अपनी पोजीशन को बरकरार रखे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इज़ द पॉइंट एट विच इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपेयर टू इट। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का सारा जो वेट है वो लग रहा होता है। तो एट अ लो CG एंड वाइड बेस इंक्रीज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए दो प्रिंसिपल हैं, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो और वाइड बेस हो, और किसी भी चीज़ की बेस वाइडर हो। इसकी एग्जांपल में हमेशा यूँ देते हैं कि एक कोन है, लेट से उसको अगर हम इस तरह से रखें, उसकी बेस जो है नीचे रखें, तो अब उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो है। वहीं पे अगर इसको हम इस तरह से बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सारा मैथ जो है वो यहाँ पे है, ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस सूरत में ये अनस्टेबल है। तो स्टेबल वाली ये कंडीशन है। एट अ हाई CG एंड नैरो बेस डिक्रीज स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे देखें इसकी बेस कितनी नैरो है और हाई इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये एक अनस्टेबल कंडीशन में ऐसे होता है। अब एग्जाम्पल जो उन्होंने डिमांड की है क्वेश्चन के अंदर, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुक के अंदर भी ये दी गई है एग्जाम्पल, कि अ बस विद लगेज ऑन द रूफ हैज़ अ हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर एक बस जिसके रूफ पे जो है वो कुछ सामान है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस सामान की वजह से, उस वेट की वजह से हाई हो जाएगा, एंड कैन ईजीली टोपल ओवर व्हेन टर्निंग फास्ट। और इजीली वो घिर सकती है, पलट सकती है, उलट सकती है जब हम कोई फास्ट टर्न लेंगे, मुड़ेंगे जब हम ज़्यादा स्पीड में। लोअरिंग द लगेज दस लोअरिंग द CG। जब हम लोअर कर देते हैं लगेज का, मतलब अंदर रखते हैं बस के, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है, और इंक्रीज़ इन द बेस विड्थ इंक्रीज स्टेबिलिटी, और जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यूँ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास CRQ है 4.4। इसमें पूछा ये जा रहा है जी, क्वेश्चन है, वाई एन एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन इक्विलिब्रियम। क्यों कोई बॉडी जो कि एक्सेलरेशन शो कर रही है, उसे हम कंसीडर नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम में। तो बेसिक आपने याद रखना है, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी। नंबर 1 नेट फोर्स इज़ ज़ीरो, एंड नंबर 2 नेट टॉर्क इज़ ज़ीरो। यानी एक तो उस पर नेट फोर्स भी ज़ीरो एक्ट करनी चाहिए, नंबर 2 अगर वो उस पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो नेट फोर्स भी ज़ीरो होनी, नेट टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए। तो इफ़ अ बॉडी इज़ एक्सेलरेटेड, अगर कोई बॉडी जो है एक्सेलरेटेड है, यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। इट्स मीन के अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो उस पर कोई नेट फोर्स लग रही है तो वो एक्सेलरेट कर रही है। अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो वो बॉडी कांस्टेंट मोशन शो करेगी, कांस्टेंट स्पीड शो करेगी। तो अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है कि किसी भी मैस में एक्सेलरेशन तब भी होती है अगर उस पर कोई नेट फोर्स लग रही है। देयरफॉर इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। इट्स मीन अगर नेट फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन होनी है, तो इट्स मीन के वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर रही, उस पर तो नेट फोर्स लग रही है। दैट्स वाई एक एक्सेलरेटेड बॉडी जो है उसे इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन है, एक्सेलरेटेड बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट हैज़ अनबैलेंस्ड फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, तो 4.5 है हमारे पास। 4.5 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा ये जा रहा है,
two boxes of same weight but different height are laying on the floor of a truck. If the truck make a sudden stop, which box is more likely to tumble over? Why? बेसिक यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि दो बॉक्सेस हैं, सेम वेट है बट डिफरेंट हाइट है। दो बॉक्सेस का वज़न सेम है लेकिन हाइट जो है वो दोनों की डिफरेंट है। तो अगर बस जो है सडनली स्टॉप करे, एकदम से स्टॉप करे, ब्रेक लगाए, तो किस बॉक्स का जो है वो पलटने के ज़्यादा चांसेस हैं? तो आंसर है द टालर बॉक्स हैज़ हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी में कि लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली चीज़ का हायर स्टेबिलिटी होती है। तो अब जो टालर बॉक्स है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हायर है, दैट्स मीन कि उसके अंदर जो है वो स्टेबिलिटी कम है। इनर्शिया कीप द बॉक्स मूविंग फॉरवर्ड। जब कोई ट्रक स्टॉप करेगा, ब्रेक लगाएगा, तो इनर्शिया जो है वो क्या होता है? बेसिकली किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्ट करती है अपने स्टेट में कोई भी चेंज। अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहना चाहती है, और अगर वो स्टॉप्ड है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहना चाहती है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जब एकदम से ब्रेक लगेगी, अब बॉक्सेस तो मोशन में थे, अब वो क्या करेंगे? वो मूव करते रहेंगे आगे की तरफ को, जिसकी वजह से वो पलट जाएगा। कौन से वाला? जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हायर है, यानी टालर बॉक्स जो है वो मूव करेगा। द टालर बॉक्स इज मोर लाइकली टू टॉपल बिकॉज द टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू इट्स हाइट काज ग्रेटर रोटेशनल इफेक्ट। अब मैं यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ। लेट्स से एक हमारे पास ये बॉक्स है और एक हमारे पास ये वाला बॉक्स है। ठीक है, इसका जो है वो दोनों का वेट सेम है, बस हाइट का फ़र्क है। तो ये वाला जो है, इस पे जो टॉर्क है वो ज़्यादा इस पे लगेगा, क्योंकि इसका सी जी जो है वो हाई है, इसका लो है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। कंक्लूजन में आप शॉर्ट आंसर भी देख सकते हैं कि द टालर बॉक्स इज़ मोर लाइकली टू टम्बल ओवर ड्यू टू इट्स हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा लास्ट CRQ था। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय भी दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।